नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। चाहे शादी ब्याह हो, नए घर में जाना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, हमेशा एक सही समय का इंतजार क्यों होता है? आखिर इस सही समय या शुभ मुहूर्त को खोजने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क भी छिपा है? दरअसल इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान प्रणाली में छिपा है। एक ऐसी प्रणाली जो हमें हर दिन की, हर पल की एक अनूठी ऊर्जा को समझने में मदद करती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस ज्ञान की चाबी है पंचांग। ये शब्द संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। पंच जिसका मतलब है पांच और अंग जिसका मतलब है अंग या हिस्से। तो पंचांग का सीधा सा मतलब हुआ 5 अंगों वाला कैलेंडर। ये हमें सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की लय के साथ अपने कामों को मिलाया जाए। तो ये 5 अंग हैं क्या? ये हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। चलिए एक एक करके इन सबको आसानी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पंचांग के सबसे पहले और सबसे आसान 2 अंगों से, यानी तिथि और वार से। तिथि का मतलब है चंद्र दिवस, यानी चंद्रमा का एक दिन। और हाँ, ये हमारे 24 घंटे वाले दिन से थोड़ा अलग होता है। इसकी लंबाई 19 से 26 घंटे के बीच कुछ भी हो सकती है। ये सब चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। और हर चंद्र महीने में कुल 30 तिथियां होती हैं। अब इन 30 तिथियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें पक्ष कहते हैं। पहला है शुक्ल पक्ष, जब चांद अमावस्या के बाद धीरे धीरे पूर्णिमा तक बढ़ता है। और दूसरा है कृष्ण पक्ष, जब पूरा चांद यानी पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटते हुए वापस अमावस्या तक पहुंचता है। अब आता है वार। ये पंचांग का सबसे सरल अंग है। ये हफ्ते के वही 7 दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार वगैरह। लेकिन ज्योतिष में यहाँ एक ट्विस्ट है। हर दिन का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस दिन को अपनी एक खास एनर्जी देता है। और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बना देती है। हर दिन एक खास ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है। यही वजह है कि गुरुवार यानी बृहस्पति का दिन ज्ञान और शिक्षा से जुड़े कामों के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि शुक्रवार जो शुक्र का दिन है उसे कला, संगीत और रचनात्मक कामों के लिए बेहतर समझा जाता है। तो तिथि और वार तो समझ आ गए। अब बारी है पंचांग के अगले 3 थोड़े और गहरे अंगों की, नक्षत्र, योग और करण। नक्षत्र को चंद्र भवन या कह सकते हैं चांद का घर भी कहा जाता है। जरा सोचिए कि पूरे आकाश को 27 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। अब किसी खास दिन चंद्रमा जिस हिस्से से गुजर रहा होता है, बस वही उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। और हर नक्षत्र की अपनी एक अलग ऊर्जा और अपना एक अलग उद्देश्य होता है। योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सूर्य और चंद्रमा की मिलीजुली ऊर्जा को दिखाता है। कुल 27 तरह के योग होते हैं और ये हमें बताते हैं कि किसी काम का नतीजा कैसा हो सकता है। इनमें से कुछ योग बहुत शुभ होते हैं, तो कुछ, जैसे कि व्यतिपात, उन्हें अशुभ माना जाता है। करण समय को और भी ज्यादा बारीकी से मापने का तरीका है। हर तिथि को 2 करणों में बांटा जाता है। इसमें बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि विष्टि या भद्रा नाम का एक करण होता है, जिसे किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो अब जब हम इन 5 अंगों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक शुभ मुहूर्त बनाते कैसे हैं। इसको ना एक बढ़िया शेफ की रेसिपी की तरह समझिए। एक उत्तम मुहूर्त इन 5 चीजों का एक परफेक्ट मिश्रण है। तिथि उस डिश का मुख्य स्वाद तय करती है, वार उसमें ऊर्जा की गर्मी डालता है, नक्षत्र एक खास खुशबू लाता है और योग, करण उस मिश्रण में सही संतुलन बनाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को नई गाड़ी खरीदनी है, तो इसके लिए एक अच्छी तिथि जैसे पंचमी, एक फायदेमंद वार जैसे शुक्रवार और एक उपयुक्त नक्षत्र जैसे रोहिणी को चुना जाएगा। साथ ही ये भी पक्का किया जाएगा कि उस समय कोई अशुभ योग या करण न चल रहा हो। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तब बनता है एक शुभ मुहूर्त। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि पंचांग सिर्फ एक कैलेंडर या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये समय के साथ
और इस ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का एक गहरा विज्ञान है। ये ब्रह्मांड की कुदरती लय के साथ खुद को जोड़ने की एक प्राचीन प्रणाली है, ताकि हमारे कामों में सफलता और खुशहाली की संभावना बढ़ सके। ये समय परंपरा और ज्योतिष का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में तिथि का क्या महत्व है? तिथियों का क्षय होना और वृद्धि होना क्या है? शुभ अशुभ तिथियां कौन सी हैं? किस कार्य के लिए कौन सी तिथि सर्वोत्तम है? आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आज का हमारा विषय है तिथि। आइए जानते हैं विस्तार से। चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही आम उलझन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कैलेंडर में 2 तारीख है, पर पंचांग में लिखा है कि आज दोपहर तक द्वितीया है और फिर तृतीया लग जाएगी। और त्योहार तो कभी-कभी 2-2 दिन भी मनते हैं। ये चक्कर क्या है? क्या तारीख और तिथि एक ही चीज नहीं है? हाँ, ये सवाल तो बहुत से लोगों के मन में आता है और इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, ये बिल्कुल एक नहीं है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ग्रेगोरियन तारीख जो हम कैलेंडर में देखते हैं वो तो पृथ्वी के घूमने पर आधारित एक प्रशासनिक नियम है। मतलब एक तय पैमाना। बिल्कुल, 24 घंटे का एक पक्का फिक्स्ड टुकड़ा जो ठीक आधी रात को बदल जाता है। ये एक मानव निर्मित व्यवस्था है। ठीक है, जैसे 1 फुट में 12 इंच होते हैं, बस वैसा ही। वहाँ के बीच का जो कोणीय संबंध है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, उसकी एक गतिशील अवस्था है। गतिशील अवस्था। हाँ, मतलब ये समय का सिर्फ एक माप नहीं है, बल्कि उस समय का गुणधर्म, उसकी क्वालिटी बताती है। समय का गुणधर्म, ये सुनने में काफी गहरा है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि ये प्राचीन अवधारणा खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन को कैसे जोड़ती है, और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इसका क्या मतलब हो सकता है। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। जैसे वो समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के तरल पदार्थों पर और हमारे मन पर भी असर डालता है। तिथि हमें प्रकृति की उस असली लय के साथ वापस जोड़ने में मदद करती है। तो फिर सबसे पहले इसकी साइंस को ही समझते हैं। खगोल विज्ञान के हिसाब से एक तिथि बनती कैसे है, और ये कभी 20 घंटे की तो कभी लगभग 27 घंटे की क्यों हो जाती है? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका एक बहुत ही सुंदर गणित है। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में हैं। ये अमावस्या की स्थिति है। ठीक है। अब जैसे ही चंद्रमा सूर्य से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और जब वो ठीक 12 अंश यानी 12 डिग्रीज की दूरी तय कर लेता है, तो एक तिथि पूरी हो जाती है। हाँ, तो एक तिथि पूरी होती है। अच्छा, तो पूरा 360 डिग्री का चक्कर 12-12 डिग्री के 30 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्सा एक तिथि है। एकदम सही। इसी से एक चंद्र महीने की 30 तिथियां बनती हैं। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं कि इनकी लंबाई क्यों बदलती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका कारण है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की जो कक्षाएं हैं, उनके जो ऑर्बिट्स हैं, वो गोल नहीं है। वो एकदम गोल नहीं है, वो अंडाकार है, इलिप्टिकल। अच्छा। और इसी वजह से उनकी रफ्तार लगातार बदलती रहती है, कभी तेज कभी धीमी। 1 मिनट, अंडाकार कक्षाएं मतलब चांद और सूरज की रफ्तार बदलती है, क्या इसका असर हम पे भी पड़ता है? मतलब क्या कुछ दिन सच में 27 घंटे जितने लंबे महसूस हो सकते हैं और कुछ 20 घंटे जितने छोटे? महसूस होने के स्तर पर शायद इतना साफ पता न चले, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर बिल्कुल। जब तिथि लंबी होती है तो उस खास दिन की जो ऊर्जा है उसका प्रभाव भी ज्यादा देर तक रहता है। ये प्रकृति की अपनी एक लय है जो घड़ी के 24 घंटों से बंधी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि एक तिथि कम से कम 19 घंटे 59 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 26 घंटे 47 मिनट की हो सकती है। कमाल है। तो ये जो त्योहारों की तारीखों का कंफ्यूजन है, उसका असली कारण यही है। क्या पंचांग बनाने वाले आपस में सहमत नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल नियम बहुत साफ है, बस अलग अलग त्योहारों के ये अलग अलग है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ मीटिंग सुबह 9 बजे शुरू होनी जरूरी है। ये उदय तिथि जैसा है। उदय तिथि मतलब सूर्योदय के समय जो तिथि हो वो पूरे दिन मानी जाएगी। ज्यादातर त्योहार इसी नियम से चलते हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन कुछ त्योहारों के लिए जरूरी है कि वो लंच टाइम पर हो। ये है मध्याह्न व्यापिनी, जैसे गणेश चतुर्थी या रामनवमी।
इन पर्वों के लिए तिथि का दोपहर में होना जरूरी है। और दिवाली की पूजा तो शाम को होती है। बिल्कुल, और इसीलिए दिवाली जैसे त्योहारों के लिए सूर्यास्त का समय यानी प्रदोष काल देखा जाता है। तो ये भ्रम नहीं है, बल्कि हर इवेंट के लिए सही टाइम स्लॉट चुनने की सटीकता है। ये गणना तो समझ आ गई कि तिथि बनती कैसे है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये सारी 30 तिथियां बस नंबर है या इनका अपना कोई कैरेक्टर, कोई पर्सनालिटी भी होती है? जैसे सोमवार का दिन थोड़ा सुस्त माना जाता है और शनिवार थोड़ा भारी, क्या तिथियों का भी ऐसा कुछ मिजाज होता है? बिल्कुल होता है, और यही इस सिस्टम की असली गहराई है। इन्हें 5 मुख्य परिवारों में बांटा गया है। हर परिवार का अपना एक स्वभाव है और अपना एक फल है। अच्छा, चलिए 2 बिल्कुल अलग परिवारों को देखते हैं ताकि फर्क साफ समझ आए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। एक है नंदा तिथियों का परिवार, यानी आनंद और उत्सव वाली। महीने की पहली, छठी और 11वीं तिथि इसमें आती हैं। सोचिए, नया बिजनेस शुरू करना है, कोई पार्टी रखनी है, घर खरीदना है, तो ये दिन बेस्ट माने जाते हैं। दूसरी तरफ है जया तिथियां, यानी विजय दिलाने वाली। महीने की तीसरी, 8वीं और 13वीं। ये प्रशासनिक काम, कोई केस फाइल करने या किसी कंपटीशन में उतरने के लिए बनी है। हर ग्रुप का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। तो मतलब हर काम के लिए खास तरह की ऊर्जा वाला दिन पहले से तय है। बाकी 3 परिवार कौन से हैं? तीसरा है भद्रा, यानी दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथियां। ये शिक्षा, ज्ञान और सीखने सिखाने के कामों के लिए शुभ है। चौथा है रिक्ता, इसका मतलब तो खाली या रिक्त होता है ना? मुझे याद है घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इन दिनों में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें चौथी, 9वीं और 14वीं तिथियां आती हैं, और आपकी बात सही है, इन्हें मांगलिक कार्यों के लिए खाली मानकर टाला जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये तिथियां असल में खाली नहीं है, बल्कि किसी खास काम के लिए बनी है। वो कौन सा काम? अगर आपको कोई पुराना कर्ज चुकाना है, कोई कानूनी लड़ाई जीतनी है, कोई सर्जरी करवानी है, यानी जीवन से कुछ हटाना या खत्म करना है, तो यही खाली तिथियां सबसे शक्तिशाली बन जाती हैं। सच में? हाँ, शत्रु दमन या शस्त्र प्रयोग के लिए भी इन्हें ही चुना जाता है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम समय को अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि सही काम के लिए सही ऊर्जा के तौर पर देखता है। वाह, ये तो सोच बदलने वाली बात है। जिसे हम अशुभ समझ रहे थे, वो दरअसल विनाश या समाप्ति की ऊर्जा से जुड़ा है, जो कुछ मामलों में जरूरी हो सकता है। और पांचवा है पूर्णा, यानी 5वीं, 10वीं और पूर्णिमा या अमावस्या। ये पूर्णता की तिथियां हैं, किसी काम को सिद्ध करने या पूरा करने के लिए। आपने पूर्णिमा की भी बात की, जिसे पूर्णा तिथि कहते हैं। मैंने सुना है कि पूर्णिमा पर लोगों के मन पर असर होता है। मेरी एक दोस्त है जो हमेशा कहती है कि पूर्णिमा के आसपास उसे नींद नहीं आती और वो चीजें रखकर भूल जाती है। हम सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? आपका सवाल हमें सीधे अगले मुद्दे पर ले आता है, मन पर चंद्रमा का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में तो हजारों साल से कहा गया है, चंद्रमा मन सो जाता, यानी चंद्रमा मन का कारक है। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में देख रहा है। हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प स्टडी का जिक्र करते हैं। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? ये स्टडी दिल्ली एनसीआर के 380 लोगों पर की गई थी। इसमें पाया गया कि लगभग 76% लोगों ने माना कि पूर्णिमा के दौरान उनकी एकाग्रता और याददाश्त में काफी बदलाव आता है। 76%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या इसका मतलब है कि पूर्णिमा के आसपास लोग चीजें भूलने लगते हैं, जैसा मेरी दोस्त कहती है? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। अध्ययन में लगभग 31% ने जानकारी याद रखने में मुश्किल महसूस की, जिसे हम कभी-कभी मेंटल फॉग भी कहते हैं। लेकिन यहीं पर स्टडी का असली निष्कर्ष सामने आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? 56% से ज्यादा लोगों ने सोचने समझने में होने वाली गलतियों में कोई खास बढ़त नहीं देखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये ट्रांसिल्वेनियन प्रभाव, जैसा कि इसे मजाक में कहते हैं, मुख्य रूप से उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो ज्यादा संवेदनशील है। और वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई कारण है? हाँ, हो सकता है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारे दिमाग के तरल संतुलन और हमारी जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को थोड़ा बहुत हिला सकता है।
इसी वजह से कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन या नींद न आने की समस्या हो सकती है। अच्छा, तो विज्ञान भी मानता है कि पूर्णिमा पर मन पर असर होता है। तो क्या ज्योतिष में पूर्णिमा को हमेशा अच्छा माना जाता है? क्योंकि अगर इससे मेंटल फॉग होता है तो ये शुभ कैसे हुई? बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष में पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहते हैं, यानी वो अपनी शक्ति के चरम पर है। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर मन स्थिर नहीं है तो वो उसे और चंचल कर सकती है। यही मेंटल फॉग है। लेकिन अगर कोई ध्यान या कोई आध्यात्मिक काम कर रहा है तो यही चरम ऊर्जा बहुत मदद कर सकती है। इसीलिए इसे कुछ कामों के लिए बेहद शुभ और कुछ के लिए संवेदनशील माना गया है। ये तो बहुत बारीक बात है। तो अगर हमें इन तिथियों के ज्ञान का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें? ये शुभ अशुभ का गणित थोड़ा जटिल लगता है। इसकी चाबी चंद्रमा की ताकत में छिपी है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली, थोड़ी उल्टी लगने वाली बात सामने आती है। क्या? शुक्ल पक्ष, यानी जब चांद बढ़ रहा होता है, उसकी पहली 5 तिथियां चंद्रमा के बहुत कमजोर होने के कारण असल में अशुभ मानी जाती है। अरे, ये तो उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है। मैं तो हमेशा सोचता था कि बढ़ता हुआ चांद शुक्ल पक्ष ही अच्छा होता है। घटता हुआ चांद तो थोड़ा नेगेटिव लगता है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हमें लगता है बढ़ना मतलब अच्छा और घटना मतलब बुरा। लेकिन ज्योतिष इसे ऊर्जा के नजरिए से देखता है। पूर्णिमा के ठीक बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है, चांद अपनी पूरी ताकत से भरा होता है। वो बस अपना प्रकाश समेटना शुरू करता है, लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई होती। इसीलिए कृष्ण पक्ष की पहली 5 तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। अरे वाह, मतलब असलियत हमारी धारणा से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भी क्या कोई दोष होते हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ और भी है। जैसे अंधी तिथि, जो इतनी लंबी हो कि 2 सूर्योदय देख ले, या फिर शून्य तिथि। स्रोत बताते हैं कि इन दिनों में किए गए निवेश या सामाजिक अनुबंधों में जोखिम ज्यादा हो सकता है। तो क्या इन दोषों का कोई तोड़ नहीं है, या फिर उस दिन हमें बस हाथ पर हाथ धरकर बैठना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में एक तरह का सेफ्टी नेट भी है। शास्त्रीय अपवाद भी दिए गए हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह केंद्र में, यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में मजबूत हो, तो तिथि के जो भी बुरे असर होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का ओवरराइड कोड है। आप ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह कुछ खास योग भी होते हैं, जैसे सिद्ध योग। अगर शनिवार के दिन कोई रिक्ता तिथि पड़ जाए तो उसकी अशुभता सफलता में बदल जाती है। तो ये ज्ञान एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये आपको बताता है कि कब जोखिम है और कब उस जोखिम से बचा जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट टूल। ये तो ऐसे देखने का एक बहुत ही आधुनिक और प्रैक्टिकल तरीका है। इस पूरी वैज्ञानिक और ज्योतिषीय चर्चा से परे हमारे स्रोत एक गहरे दार्शनिक संबंध की ओर भी इशारा करते हैं। हाँ, और ये तिथि और अतिथि के बीच का संवाद है, यानी समय और जो समय से परे है उसके बीच का। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का किस्सा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो कैसे? कहानी तो सुनी है, पर ये कनेक्शन समझ नहीं आया। ये बहुत दिलचस्प है। अतिथि और आत्मा दोनों शब्दों की जड़ एक ही संस्कृत धातु अत से आती है, जिसका मतलब है लगातार चलते रहना। अतिथि और आत्मा दोनों? हाँ, अतिथि वो है जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, वो समय के बंधन से मुक्त है। अब सोचिए, नचिकेता यमराज के दरवाजे पर पहुंचते हैं। यमराज कौन है? मृत्यु, यानी साक्षात काल या समय के देवता। और नचिकेता उनके दरवाजे पर 3 रातों तक इंतजार करते हैं। बिल्कुल, वो वहां बिना अन्न जल के एक अतिथि बनकर खड़े रहते हैं। वो समय के देवता के सामने समय के बंधन से मुक्त होकर खड़े हैं। तो इसका संदेश क्या है? समय की पाबंदी और बिना बताए आने वाले मेहमान में क्या संबंध है? संदेश ये है कि जब इंसान की चेतना समय की सीमाओं यानी तिथि का अनुशासन और सम्मान करते हुए काल की अनिवार्यता को समझ लेती है, तभी वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ती है। यमराज ने जब देखा कि नचिकेता ने काल का सम्मान किया, तो उन्होंने अतिथि सत्कार के धर्म का पालन करते हुए उन्हें 3 वरदान दिए, जिसमें आत्मज्ञान का वरदान भी शामिल था। हाँ, ये दिखाता है कि तिथि हमें अनुशासित करती है, जबकि अतिथि का सत्कार हमें हमारे छोटे से स्वार्थ से मुक्त करके उस सत्य से जोड़ता है जो समय से परे है। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत का सार निकालूं तो ये है, कैलेंडर की तारीख हमें बताती है कौन सा दिन है, लेकिन तिथि हमें बताती है कि आज के दिन में ऊर्जा कैसी है। एक सिर्फ गिनती है,
दूसरी उस दिन का स्वभाव बताती है। कारण यही है, हम घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं, ब्रह्मांड के हिसाब से नहीं। तो आज की इस चर्चा से आज की जिंदगी के लिए कुछ ठोस बातें क्या निकलती हैं? मुझे लगता है 4 मुख्य बातें हैं। पहली, सटीक निर्णय। बड़े सौदे या सर्जरी जैसे कामों के लिए रिक्तता और शून्य तिथियों की ऊर्जा को समझना एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह काम कर सकता है। दूसरा, मानसिक सजगता। पूर्णिमा के आसपास अपनी भावनात्मक संवेदनशीलता के प्रति जागरूक रहना, जैसा कि आधुनिक शोध भी संकेत देते हैं, हमें बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। और त्योहारों की तारीखों वाली उलझन। तीसरा पॉइंट है परंपरा का सम्मान। त्योहारों की 2 तिथियों को भ्रम की तरह नहीं, बल्कि मध्याह्न व्यापिनी और प्रदोष जैसे वैज्ञानिक नियमों के रूप में देखना चाहिए। और अंत में चौथा निष्कर्ष है काल प्रबंधन। हो सकता है कि आधुनिक तनाव का असली इलाज टाइम मैनेजमेंट एप्स में नहीं, बल्कि तिथि के माध्यम से खुद को ब्रह्मांडीय लय के साथ फिर से जोड़ने में हो। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों ने एक बहुत गहरी बात बताई कि अतिथि यानी गेस्ट और आत्मा यानी सेल्फ दोनों का मूल संस्कृत धातु अत है, जिसका अर्थ है निरंतर गति। ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारा असली स्वरूप कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक प्रस्तावनी प्रवाह है, एक बहाव है। अगर हमारा स्वभाव ही गति है, तो कैलेंडर की एक तय तारीख द्वारा बनाई गई दिनचर्या या पहचान में फंस जाने का क्या मतलब है? और कैसे हमेशा बदलती तिथि की लय के साथ तालमेल बिठाना हमें अपने उस प्रवाह में गतिशील स्व से फिर से जुड़ने में मदद कर सकता है। आज हम समझेंगे काल गणना और वार का विज्ञान। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको गर्व होगा भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा पर। साथ ही ऐसी ही सनातन ज्ञान पर आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। हम आपके आभारी रहेंगे। इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत। नमस्ते। आज हमारे पास जो स्रोत है वो भारतीय ज्योतिष और समय की गणना पर एक बहुत ही दिलचस्प, मतलब एक एकेडमिक नजर डालते हैं। हाँ, और हम खास तौर पर पंचांग की अवधारणा को देखेंगे। बिल्कुल, और पंचांग में भी उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा वार यानी सप्ताह का दिन। और आज हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि वैदिक ज्योतिष में समय को सिर्फ घड़ी की टिक टिक क्यों नहीं माना जाता। हाँ, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीता जागता धड़कता हुआ प्रवाह क्यों समझा जाता है। और वो सबसे बड़ा सवाल भी जो हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, कौन सा? कि आखिर रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है। हाँ, ये तो है। ये सवाल हमेशा दिमाग में आता है। ये सवाल तो मेरे मन में भी कई बार आया है। हाँ। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले पंचांग शब्द से ही शुरू करते हैं। ठीक है। सुनने में ये किसी पुराने कैलेंडर जैसा लगता है। ये सिर्फ तारीखें बताने वाला कागज नहीं है। असल में ये आसमान में घूमते ग्रहों और हमारी जिंदगी के बीच तालमेल बिठाने का एक, कह सकते हैं, साइंस बेस्ड टूल है। अच्छा, पंचांग का मतलब ही है 5 अंग। 5 अंग। जी, ये 5 अलग अलग ज्योतिषीय गणनाओं का संगम है जो किसी भी पल की आध्यात्मिक और भौतिक गुणवत्ता को तय करते हैं। 5 अंग, ये दिलचस्प है। और मैंने पढ़ा कि इन 5 अंगों और उनसे जुड़े प्राकृतिक तत्वों का बहुत सुंदर जिक्र है। जी हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि इनके बारे में सिर्फ सुनने या पढ़ने से भी एक तरह का आध्यात्मिक फायदा होता है। हाँ, ये मान्यता है। जैसे तिथि है जिसका संबंध जल तत्व से है, और कहते हैं इसे सुनने भर से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। सही। और फिर आता है वार, यानी हफ्ते का दिन, जिसका संबंध अग्नि तत्व से है। अग्नि तत्व से। हाँ, कहते हैं इसे सुनने से आपकी उम्र लंबी होती है और अंदर से एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वाह। इसी तरह नक्षत्र हवा से जुड़ा है, जो पापों का नाश करता है। और बाकी 2 है योग, जो आकाश तत्व से जुड़ा है, जो प्रियजनों से अलगाव को रोकता है। और आखिर में करण, जिसका संबंध पृथ्वी तत्व से है, जो हमें अपने कामों में सफलता दिलाता है। मतलब ये सिर्फ समय के हिस्से नहीं है, ये तो जीवन के 5 स्तंभों जैसे हैं, है ना? आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। और आज हमारी बातचीत का केंद्र यही वार है। अग्नि तत्व का प्रतीक। बिल्कुल, ये दिन की अंदरूनी ऊर्जा, उसकी चमक और उसकी प्राण शक्ति को कंट्रोल करता है। और इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें एक बहुत ही पुरानी और शानदार प्रणाली को समझना होगा, जिसे होरा कहते हैं। हाँ, अब आते हैं उस मिलियन डॉलर सवाल पर। हम सब जानते हैं कि हफ्ते के दिनों का एक क्रम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। लेकिन ये क्रम बना कैसे? ये आर्बिट्रेरी तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रविवार के बाद सोमवार और फिर मंगलवार ही क्यों? यहाँ से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। इसका पूरा आधार होरा प्रणाली है, जिसका जिक्र सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सूर्य सिद्धांत। जी,
सबसे पहले एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में दिन की शुरुआत आधी रात 12 बजे से नहीं होती, अच्छा, तो फिर कब से? सूर्योदय से होती है। ठीक है, तो दिन की शुरुआत सूरज के उगने से होती है, ये तो समझ आता है। अब ये होरा क्या बला है? एक पूरे दिन यानी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के लगभग 24 घंटे के समय को 24 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 24 बराबर हिस्से। जी, हर एक हिस्से को होरा कहते हैं, यानी एक होरा लगभग 1 घंटे की हुई। ठीक है। और हर होरा पर एक ग्रह का राज होता है। हर घंटे पर एक अलग ग्रह का? बिल्कुल। और इन ग्रहों का क्रम उनकी गति के हिसाब से तय किया गया है, सबसे धीमी रफ्तार वाले ग्रह से शुरू होकर सबसे तेज रफ्तार वाले ग्रह तक। रुकिए, ग्रहों का पावर रैंकिंग उनकी स्पीड के हिसाब से, ये क्या क्रम है? ये क्रम है शनि जो सबसे धीमा है, फिर बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और आखिर में चंद्रमा जो सबसे तेज है। ये उनकी कक्षीय गति है, जैसा हमें धरती से दिखाई देती है। एकदम सही। ठीक है, तो हमारे पास 24 होरा है और हर होला का एक मालिक ग्रह है जो इस स्पीड वाली लिस्ट के क्रम में आते हैं। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इससे दिनों का क्रम कैसे तय हुआ? यहीं पर सारा रहस्य छिपा है। इसे 25वें घंटे का सिद्धांत कहते हैं। 25वां घंटा? हाँ, बताता हूं। किसी भी दिन का वारिश या उस दिन का स्वामी वो ग्रह होता है जिसके पास सूर्योदय के समय की पहली होरा का अधिकार होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज रविवार है। बिल्कुल, तो रविवार को दिन की पहली होरा का स्वामी है सूर्य। ठीक है। अब जब हम ग्रहों के क्रम को, मतलब शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य वाले क्रम को बार बार दोहराते हुए 24 होरा पूरी करते हैं, तो 24वीं होरा पर बुध का राज होता है। समझ गई। 7 ग्रहों का साइकिल है, तो 24 घंटों में ये 3 बार पूरा होगा, मतलब 21 घंटे। और फिर 22वीं, 23वीं और 24वीं होरा पर अगले 3 ग्रह आएंगे। हाँ। तो 24 घंटे का चक्र बुध पर खत्म हो गया। अब अगले दिन का सूर्योदय होगा। यहाँ से जादू शुरू होता है ना? एकदम सही। तो अगले दिन की पहली होरा, जो गणितीय रूप से 25वीं होरा हुई, हाँ, वो क्रम में बुध के बाद आने वाले ग्रह की होगी। और हमारी लिस्ट में बुध के बाद कौन आता है? चंद्रमा। जी। ओह, रुकिए, तो अगले दिन की पहली होरा का स्वामी चंद्रमा हुआ और इसीलिए उसे सोमवार कहते हैं। आपने पकड़ लिया। वाह। और यही क्रम आगे बढ़ता है। सोमवार को जब 24 होरा का चक्र पूरा होगा, हाँ, तो अगले दिन की पहली यानी 25वीं होरा मंगल की होगी, इसलिए मंगलवार। और फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। बिल्कुल। रुकिए, मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं कि हफ्ते के दिनों का जो क्रम हम बचपन से जानते हैं, हाँ। वो कोई रैंडम नहीं है? नहीं। उड़ना सिर्फ नाम का खेल नहीं। नहीं, ये एक खगोलीय घड़ी का नतीजा है। ये तो कमाल की बात है। एकदम सही। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक शुद्ध खगोलीय और गणितीय गणना है जो ये दिखाती है कि हमारा हफ्ता ग्रहों की चाल का एक आईना है। तो अगर हर दिन पर एक ग्रह का शासन है और हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है, जैसे मंगल गुस्सैल है, शुक्र रचनात्मक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर दिन का भी अपना एक अलग स्वभाव या एक व्यक्तित्व होता है? हर वार अपने स्वामी ग्रह के स्वभाव को अपनाता है और इसी आधार पर वारों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी 2 श्रेणियां? क्रूर यानी मिलेफिक और सौम्य यानी बेनेफिक। ये वर्गीकरण हमें अपने काम की योजना बनाने में बहुत मदद कर सकता है। नहीं, क्रूर का मतलब यहाँ बुरा या अशुभ बिल्कुल नहीं है। तो फिर? इसे ऐसे समझिए जैसे एक तेज धार वाला चाकू। वो बुरा नहीं है ना? नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली और सटीक है। आप उससे सर्जरी जैसा मुश्किल काम कर सकते हैं, लेकिन आप उससे मक्खन नहीं लगाएंगे। सही बात है। इन दिनों की ऊर्जा वैसी ही तीव्र और केंद्रित होती है। मंगलवार और शनिवार को पूर्णतः क्रूर माना जाता है, जबकि रविवार आंशिक क्रूर है। बहुत बढ़िया एनोलॉजी है। तो इन तीव्र ऊर्जा वाले दिनों में सर्जरी, कोई मुश्किल तकनीकी काम या कोई साहसी कदम उठाना सही रहेगा। बिल्कुल। तो फिर सौम्यवार कौन से हुए? सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्य माना जाता है। अच्छा। इन दिनों की ऊर्जा रचनात्मकता, शांति, सीखने और मधुर संबंधों से जुड़े कामों के लिए ज्यादा अच्छी होती है, जैसे कोई कला सीखना, पढ़ाई करना या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल भी है। जी हाँ। जैसे अगर मुझे कोई जरूरी सरकारी काम करवाना है, तो क्या कोई खास दिन है जब मेरे सफल होने की संभावना ज्यादा हो? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में इसी पर कुछ बहुत ही विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं, जैसे रविवार जो सूर्य का दिन है। शासन और अधिकार का। बिल्कुल।
तो ऐसे कामों के लिए या दवाइयां बनाने, सोने के गहने खरीदने या कोई नया पद संभालने के लिए रविवार को सबसे अच्छा माना गया है। अच्छा, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है इस दिन, पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी है। मंगलवार के बारे में क्या, जो कि एक क्रूर वार है, यानी तेज धार वाले चाकू जैसा? मंगलवार मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो ऊर्जा, साहस और जमीन का कारक है। इसलिए ये दिन सैन्याभ्यास, सर्जरी, बिजली के उपकरण खरीदने या जमीन जायदाद के सौदों के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन कोई नया कानूनी विवाद शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा उसे और भड़का सकती है। अच्छा, ये बात है। और बुधवार, वो तो सौम्य है। बुध तो बुद्धि का ग्रह है। हाँ, बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक है। इसलिए बुधवार का दिन पढ़ाई शुरू करने, मीडिया, आईटी या किसी भी तरह के लेन देन के लिए बहुत शुभ है। ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक बात बताई गई है। क्या? इस दिन कर्ज लेना तो ठीक है, पर किसी को दिया हुआ कर्ज चुकाने से बचना चाहिए। 1 मिनट, ये तो बहुत ही अजीब नियम है। मतलब कर्ज चुकाना तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बुध की अस्थिर और दोहरी प्रकृति के कारण इस दिन चुकाया गया धन भविष्य में फिर से कर्ज के रूप में वापस आ सकता है। अच्छा, ये एक पारंपरिक मान्यता है जो बुध के स्वभाव पर आधारित है। ठीक है, समझ गई। और शनिवार के बारे में क्या, जिसे पूर्णता क्रूर कहा गया है? शनिवार शनि ग्रह का दिन है, जो स्थिरता, अनुशासन, तकनीक और धैर्य से जुड़ा है। इसलिए ये दिन कृषि, तेल, मशीनरी या पुरानी और गहरी चीजों को समझने के लिए अच्छा है। लेकिन इस दिन लोहा खरीदने या बेचने, कानूनी काम शुरू करने और गृह प्रवेश से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि की ऊर्जा धीमी और बाधाएं पैदा करने वाली हो सकती है। ये तो कमाल है कि कैसे हर दिन की ऊर्जा हमारे कामों पर असर डाल सकती है। इससे एक सवाल मन में आता है, पूछिए। अगर दिन की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, तो क्या जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन की ऊर्जा हमारी शख्सियत पर, हमारे स्वभाव पर एक स्थायी छाप छोड़ देती है? जी, व्यक्ति का जन्मवार उसके मूल स्वभाव, उसकी शक्तियों और जीवन की संभावित चुनौतियों का एक खाका तैयार करता है। अच्छा, इसमें न केवल व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया गया है, बल्कि चुनौतीपूर्ण आयु का भी जिक्र है। यानी जीवन के वो साल जब व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे रविवार को जन्मे लोगों के बारे में क्या कहा गया है? रविवार को जन्मे लोग सूर्य के प्रभाव के कारण उदार, परोपकारी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। वे कला और शिक्षा में नाम कमाते हैं, लेकिन उनके लिए 20 से 22 साल की उम्र थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और मंगलवार को जन्मे लोग? मंगल के प्रभाव को देखते हुए मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वे साहसी होंगे, पर शायद थोड़े गुस्सैल भी। आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। वे साहसी और रणनीतिक सोच वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव में उग्रता हो सकती है। उन्हें ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। और उनके जीवन में संघर्ष की मध्यम स्थिति बताई गई है। शुक्रवार को जन्मे लोगों के बारे में क्या? ये शुक्र ग्रह का दिन है जो कला और सौंदर्य से जुड़ा है। उनमें खासियत होती है कि वे मुश्किल समय में भी खुश रहने का रास्ता निकाल लेते हैं। अच्छा, और उनके लिए चुनौतीपूर्ण उम्र? उनके लिए 20 और 24 साल की उम्र चुनौतीपूर्ण मानी गई है। और शनिवार? शनि को अक्सर कर्म फलदाता और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शनिवार को जन्मे लोगों को जीवन में अनुशासन और मेहनत का पाठ जल्दी और ज्यादा गहराई से सीखना पड़ता है? ये एक बहुत गहरी बात है। शनि के प्रभाव के कारण उनका स्वभाव थोड़ा कठोर हो सकता है और वे जल्दी गुस्सा हो सकते हैं। उनकी युवावस्था संघर्ष भरी हो सकती है, शायद इसलिए क्योंकि शनि उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से बहुत जल्दी परिचित करा देता है। और इनके लिए कौन से साल चुनौतीपूर्ण है? उनके लिए 20, 25 और 45 साल की उम्र को खास तौर पर चुनौतीपूर्ण माना गया है। ये सब जानना बहुत आकर्षक है, लेकिन एक व्यावहारिक सवाल उठता है। जी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारे शेड्यूल पहले से तय होते हैं, मेरी बॉस मेरी मीटिंग्स तय करते हैं, मैं उनसे ये नहीं कह सकती कि माफ कीजिए आज मंगलवार है, मैं ये डील साइन नहीं कर सकती। सही बात है। तो इन नियमों का पालन कैसे किया जाए? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए 5 मास्टर रेमेडीज या 5 अचूक उपाय सुझाए गए हैं। अच्छा, रेमेडीज भी हैं? जी, ये बहुत ही सरल उपाय हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकता है, खासकर तब जब आदर्श मुहूर्त का पालन करना मुमकिन ना हो। ये तो बहुत राहत की बात है। तो क्या है ये 5 उपाय? पहला है गणेश वंदना। किसी भी जरूरी काम से पहले ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार जाप करना। गणपति की वंदना? हाँ, भगवान गणेश को सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है, इसलिए ये एक तरह से अपनी यात्रा को बाधा मुक्त बनाने की प्रार्थना है। ये तो बहुत सरल है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा है सूर्यार्घ्य।
उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा के स्रोत यानी सूर्य के साथ जोड़ता है और जीवन में अनुशासन लाता है। तीसरा उपाय? तीसरा है तिलक धारण, माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाना। वैज्ञानिक रूप से भी हमारे माथे पर भौहों के बीच का हिस्सा, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, हाँ। वो बहुत संवेदनशील होता है। तिलक लगाने से वहां ठंडक मिलती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। चौथा उपाय भी इतना ही आसान है क्या? हाँ, चौथा है कपूर शोधन। अपने चारों ओर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में कपूर जलाकर घुमाना। अच्छा, कपूर जलाना। जी, माना जाता है कि कपूर की सुगंध हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करती है और हमारे आभामंडल यानी ऑरा को शुद्ध करती है। और पांचवा और आखिरी उपाय? पांचवा है भूमि स्पर्श एवं आशीर्वाद। घर से निकलने से पहले धरती को छूकर प्रणाम करना और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। धरती को छूना और बड़ों का आशीर्वाद। हाँ, धरती को छूना हमें संतुलित करता है, जिसे आजकल ग्राउंडिंग भी कहते हैं, और बड़ों का आशीर्वाद हमें एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच देता है। ये उपाय वाकई में बहुत व्यवहारिक और शक्तिशाली लगते हैं। जी, ये ज्ञान हमें सिर्फ नियमों में नहीं बांधता, बल्कि समाधान भी देता है। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानने के बारे में है कि कैसे अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलाना है। बिल्कुल। और इन ग्रंथों का निष्कर्ष भी यही है कि इस ज्ञान को जीवन में अपनाना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि उच्चतम स्तर की कुशलता है। हाँ। ये हमें प्रकृति की लय के साथ, ब्रह्मांड के बहाव के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ सही दिन पर सही काम करने की नहीं है, बल्कि हर दिन की खास ऊर्जा को पहचानने और उसका सम्मान करने की है। सही कहा। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। बताइए। क्या होगा अगर हम अपने साप्ताहिक शेड्यूल को सिर्फ मीटिंग्स और कामों की एक लिस्ट के तौर पर ना देखें, बल्कि उसे अलग अलग ऊर्जाओं के एक प्रवाह के रूप में देखें जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। मतलब? क्या हो अगर मंगलवार की तीव्र ऊर्जा का इस्तेमाल हम किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को निपटाने के लिए करें और शुक्रवार की रचनात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किसी नए विचार पर काम करने के लिए करें? ये महज एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। आज जानते हैं वैदिक नक्षत्र के विज्ञान अर्थात आत्मा के डीएनए के बारे में। हम सब ने 12 राशियों के बारे में सुना है, मेष, वृषभ, मिथुन, मतलब ये तो हमारी पहचान का एक हिस्सा बन चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ मोटी मोटी रूपरेखा है? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। 27 चंद्र नक्षत्र। जी। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इन 27 नक्षत्रों को किसी की आत्मा का डीएनए आखिर क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ एक आकर्षक जुमला है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? हम ये पता लगाएंगे कि ये हमारी शख्सियत, सेहत और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को कैसे आकार देता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय कोड को समझने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि राशियां बताती हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब उसका बाहरी स्वभाव कैसा है। अच्छा। लेकिन नक्षत्र बताते हैं कि वो वैसा क्यों है। ये हमारी आंतरिक प्रेरणाओं, हमारी भावनात्मक प्रोग्रामिंग और हमारे कर्मों के उस नक्शे की तरह हैं जिसे हम अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। तो ये ज्यादा निजी और ज्यादा गहरे हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले इसी उलझन को सुलझाते हैं। ये नक्षत्र आखिर हैं क्या और ये राशियों से अलग कैसे हैं? क्योंकि दोनों ही तो आसमान के हिस्से हैं। हाँ, दोनों ही आकाश मंडल या जिसे ज़ोडिएक कहते हैं उसके विभाजन है। पूरा आकाश मंडल 360 डिग्री का एक गोला है ना? जी, बिल्कुल। जब हम इसे 12 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हमें 30-30 डिग्री की 12 राशियां मिलती हैं। ये एक बड़ा विभाजन है। सही। लेकिन जब हम उसी 360 डिग्री को 27 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हर 13 डिग्री 20 मिनट का एक छोटा, ज्यादा सटीक हिस्सा नक्षत्र कहलाता है। अच्छा, तो अगर राशियां साल के 12 महीनों की तरह हैं जो मौसम का एक मोटा-मोटा अंदाजा देती हैं, हाँ, तो क्या नक्षत्र उन महीनों के भीतर के हफ्तों या दिनों की तरह हैं जो ज्यादा बारीक जानकारी देते हैं? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल सही। अच्छा। राशि एक बड़ा कैनवस है और नक्षत्र उस पे की गई बारीक चित्रकारी है। इसीलिए एक ही राशि, मान लीजिए सिंह राशि में जन्मे 2 लोगों का स्वभाव बिल्कुल अलग हो सकता है। हाँ, होता है। क्योंकि हो सकता है कि उनका जन्म नक्षत्र अलग अलग हो, एक मघा में जन्मा हो और दूसरा पूर्वा फाल्गुनी में। और इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में चंद्रमा है ना? सूरज क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन,
हमारी भावनाओं और हमारी सबसे गहरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। अच्छा। चंद्रमा हमारी आत्मा या बाहरी पहचान है, लेकिन चंद्रमा हमारा अवचेतन मन है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27.3 दिनों में पूरा करता है और हर दिन एक नक्षत्र में रहता है। मतलब रोज एक नए नक्षत्र में? हाँ, रोज। इसलिए जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के हिस्से में था वही हमारा जन्म नक्षत्र बन जाता है। और वही हमारी भावनात्मक बुनियाद तय करता है। मतलब ये सिर्फ गणित नहीं है, इसमें खूबसूरत पौराणिक कथा भी है। हाँ। इसमें बताया गया है कि 27 नक्षत्र असल में दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी और उन सबकी शादी चंद्रमा से हुई थी। हाँ, और ये कहानी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, ये प्रतीकात्मक भी है। अच्छा, कैसे? ये चंद्रमा के रोज बदलते स्वभाव को दर्शाती है। चंद्रमा हर रात यानी एक नए नक्षत्र के साथ होता है, जो हमारे रोज बदलते मूड और भावनाओं के उतार चढ़ाव को दिखाता है। ये इस पूरी प्रणाली को एक मानवीय और भावनात्मक स्पर्श देता है। वो पौराणिक कहानी इसे एक मानवीय चेहरा देती है, सही बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ज्योतिष में ये चेहरा या व्यक्तित्व दिखता कैसे है? गण किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव या उसकी आध्यात्मिक प्रजाति को बताता है। आध्यात्मिक प्रजाति? वाह! हाँ, ये हमारी आत्मा के डीएनए का एक प्रमुख हिस्सा है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है देवगण। देवगण यानी देवताओं जैसे गुण, जैसे हमारे वो दोस्त जो हमेशा शांत, सुलझे हुए और दार्शनिक बातें करते हैं। कुछ वैसा ही। ये लोग विनम्र, आध्यात्मिक, दयालु और शांतिप्रिय होते हैं। अश्विनी, पुनर्वसु या रेवती जैसे नक्षत्रों में जन्मे लोग इस श्रेणी में आते हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति अच्छाई, ज्ञान और करुणा की ओर होती है। और दूसरी श्रेणी है मनुष्यगण। इन्हें आप दुनिया के बैलेंसर कह सकते हैं। बैलेंसर? हाँ, ये न तो देवगण की तरह पूरी तरह वैरागी होते हैं और ना ही राक्षसगण की तरह विद्रोही। ये लोग समाज को चलाते हैं, नियम बनाते हैं और उनमें संतुलन खोजते हैं। अच्छा। भरणी, रोहिणी या स्वाति नक्षत्र वाले लोग इस श्रेणी में आते हैं। ये व्यावहारिकता की जीती जागती मिसाल है। मतलब इन्हें भौतिक सफलता भी चाहिए और मन की शांति भी। बिल्कुल। और फिर आती है तीसरी श्रेणी, राक्षसगण। ये नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है। नाम पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्रोत ये साफ करता है कि राक्षस का मतलब बुराई नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है वो लोग जो तीव्र हैं, शक्तिशाली हैं और जो समाज के बनाए नियमों को जस का तस स्वीकार नहीं करते। ओहो, मतलब विद्रोही? हाँ, विद्रोही, साहसी और अक्सर दूरदर्शी होते हैं। कृत्तिका, मघा या मूल जैसे नक्षत्र इस गण में आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो यथास्थिति को चुनौती देते हैं। बिल्कुल, और बड़े बदलाव लाते हैं। तो ये अच्छे बुरे का पैमाना नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के 3 अलग-अलग नजरिए हैं। सही पकड़ा। एक आध्यात्मिक, एक व्यावहारिक और एक क्रांतिकारी। बिल्कुल सही। और बात यहीं खत्म नहीं होती, गुणों की भी बात है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। अच्छा, ये एक और लेयर है। हाँ, गण आपकी मूल प्रकृति है, जबकि गुण आपकी ऊर्जा का प्रकार है, आपकी प्रेरणा का स्रोत। सात्विक ऊर्जा ज्ञान और शांति के लिए है, राजसिक ऊर्जा महत्वाकांक्षा और कर्म के लिए, और तामसिक ऊर्जा जड़ता को तोड़ने और परिवर्तन के लिए। एक मिनट, क्या ये गण से जुड़ा है? ये एक और परत है। एक देवगण का व्यक्ति भी राजसिक हो सकता है। अच्छा। यानी आध्यात्मिक होते हुए भी बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है, और एक राक्षस गण का व्यक्ति सात्विक हो सकता है। मतलब विद्रोही होते हुए भी उसका लक्ष्य ज्ञान या मोक्ष हो सकता है। वाह जी, ये दिखाता है कि व्यक्तित्व कितना जटिल और बहुस्तरीय है। ठीक है, व्यक्तित्व की ये परतें तो समझ में आती हैं, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो सोर्स में सबसे चौंकाने वाला दावा करता है। स्वास्थ्य वाला। हाँ, नक्षत्रों और शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध। पूरी तालिका है जो हर नक्षत्र को शरीर के एक अंग से जोड़ती है। सच कहूं तो ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। आकाशीय पिंड का संबंध शरीर के किसी खास अंग से क्यों और कैसे हो सकता है? ये एक बहुत वेद सवाल है। इसका आधार वैदिक दर्शन की इस मान्यता में है, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। बिल्कुल। हर नक्षत्र आकाश में एक खास ऊर्जा का स्रोत है,
और माना जाता है कि वो ऊर्जा हमारे शरीर के किसी खास हिस्से से प्रतिध्वनित होती है या उसे नियंत्रित करती है। यह एक डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि एक पैटर्न की ओर इशारा है कि शरीर का कौन सा हिस्सा ज्यादा संवेदनशील या कमजोर हो सकता है। अच्छा, तो ये कहने जैसा है कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको माइग्रेन होगा ही, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए ये पहला नक्षत्र अश्विनी सिर और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को अपने सिर के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे सिरदर्द, माइग्रेन या मानसिक तनाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। तो ये एक तरह की ज्योतिषीय स्वास्थ्य चेतावनी है? हाँ, कह सकते हैं। कोई और उदाहरण जो इस संबंध को और साफ करें? जरूर। जैसे मगा नक्षत्र का सीधा संबंध हृदय और रीढ़ की हड्डी से बताया गया है। अच्छा। हृदय और रीढ़ की हड्डी, तो ये पीठ के निचले हिस्से में दर्द या हृदय की धड़कन से जुड़ी समस्याओं की ओर एक संभावित झुकाव दिखा सकता है। इसी तरह रोहिणी नक्षत्र, जिसका संबंध चेहरे और गले से है, वो बार बार होने वाले गले के संक्रमण या थायराइड जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का संकेत दे सकता है। और आखिरी नक्षत्र रेवती? रेवती पैरों से जुड़ा है, जो पैरों में सूजन या आंतों की समस्याओं की तरफ इशारा कर सकता है। तो ये एक तरह का निवारक नक्शा है। ये नहीं बता रहा कि आपको क्या बीमारी है, बल्कि ये बता रहा है कि आपके शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग्स में कौन सा हिस्सा ज्यादा ध्यान मांग सकता है। सही पकड़ा आपने। ये तो वाकई आत्मा की डीएनए वाली बात को एक शारीरिक आयाम देता है, जैसे हमारे जेनेटिक कोड में कुछ बीमारियों की प्रवृत्ति होती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये ज्योतिषीय जेनेटिक कोड की तरह है, जो हमारी शारीरिक कमजोरियों की ओर इशारा करता है, ताकि हम पहले से ही सावधान रह सकें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर देवेश स्वरूप शास्त्री का एक उद्धरण है, नक्षत्र आपकी आत्मा के डीएनए की तरह हैं। अब हम इस विचार के मर्म तक पहुंच रहे हैं। इसका कर्म और नियति से क्या संबंध है? इसका मतलब है कि नक्षत्र सिर्फ इस जीवन के व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते, बल्कि वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की छाप है। अच्छा, पिछले जन्मों की? हाँ, हमारी अधूरी इच्छाओं और सीखे हुए सबकों का एक बही खाता है। यही कर्म हमारी सहज प्रतिभा, हमारी चुनौतियों और जीवन के रास्ते को तय करते हैं। तो ये डीएनए की तरह है, जो हमारी मूल आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग को निर्धारित करता है? बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी प्रतिभाएं भी पहले से तय हैं? तय शायद सही शब्द नहीं है, झुकाव ज्यादा बेहतर है। ठीक है, झुकाव। बहुत अच्छे उदाहरण है। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र संगीत और लय की असाधारण प्रतिभा दे सकता है। ओहो। यही वजह है कि कई महान संगीतकार इस नक्षत्र से जुड़े पाए जाते हैं। दिलचस्प। हाँ, हस्त नक्षत्र, जिसका प्रतीक ही हाथ है, वो कला, शिल्प, लेखन या यहाँ तक कि सर्जरी जैसे कामों के लिए अद्भुत कौशल प्रदान करता है। और करियर के लिहाज से? हाँ, मघा और उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों को शाही नक्षत्र माना जाता है, जो जन्मजात नेतृत्व क्षमता और अधिकार की भावना देते हैं। मतलब ये लोग लीडरशिप रोल में अच्छे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वहीं रोहिणी जैसे नक्षत्र रचनात्मकता, अभिनय और संचार के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांडीय करियर काउंसलिंग है, जो बताती है कि आपका स्वाभाविक प्रवाह किस दिशा में है। अगर हमारा आध्यात्मिक डीएनए इतना अलग है तो इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है, खासकर विवाह के मामले में, जहां दो अलग-अलग डीएनए का मिलन होता है। यहाँ गण की अवधारणा, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, गण मिलान। हाँ, इसे गण मिलान कहते हैं, और ये विवाह अनुकूलता का एक बहुत गहरा पैमाना है। ये सिर्फ सतही पसंद नापसंद नहीं, बल्कि दो लोगों की मूल ऊर्जा के सामंजस्य को मापता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये कोई अंक प्रणाली है? हाँ, ये 36 में से 6 अंकों का होता है। 6 अंक सिर्फ गण के लिए? जी। स्रोत के अनुसार अगर लड़का लड़की दोनों का गण समान है, जैसे देव प्लस देव या मनुष्य प्लस मनुष्य या राक्षस प्लस राक्षस, हाँ, तो इसे 6 में से 6 अंक मिलते हैं। ये उत्कृष्ट मिलान है, क्योंकि उनकी मूल सोच और दुनिया को देखने का नजरिया एक जैसा होता है। और अगर गण अलग-अलग हों? अगर मेल देव प्लस मनुष्य का है, तो इसे 5-6 अंक मिलते हैं, जो अच्छा माना जाता है। इसी तरह मनुष्य प्लस राक्षस का मेल भी स्वीकार्य है, उसे भी 5-6 अंक मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि मनुष्य गण दोनों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण मेल देव प्लस राक्षस का माना जाता है, जिसे 6 में से सिर्फ 1 अंक मिलता है। सिर्फ 1?
तो मतलब अगर कोई बहुत शांत, आध्यात्मिक, देव स्वभाव का हो और उसका पार्टनर बहुत मुखर और नियमों को तोड़ने वाला यानी राक्षस गण का हो, हाँ, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ही टकराव होगा। एक को शांति चाहिए, दूसरे को एक्शन। एक मंदिर जाना चाहता है, दूसरा प्रोटेस्ट में। ये तो समझ आता है। बिल्कुल। उनके जीवन मूल्य और जीने के तरीके में इतना गहरा अंतर होता है कि रिश्ते में लगातार तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है। ये दिखाता है कि अनुकूलता सिर्फ आदतों का नहीं बल्कि मूल स्वभाव का मेल है। क्या इस प्रणाली में कुछ रेड फ्लैग या चेतावनी वाले नक्षत्र भी हैं? मैंने गंड, मूल, दोष के बारे में बहुत सुना है और लोग इससे काफी डरते हैं। हाँ, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। 6 नक्षत्र? हाँ, इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इन्हें चुनौतीपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये राशियों के संधि काल में आते हैं। संधि काल, इसका क्या मतलब है? सोचिए, जब एक नदी समुद्र से मिलती है तो वहां का पानी कितना अशांत और भंवरों से भरा होता है। बिल्कुल। गंडमूल नक्षत्र भी ज्योतिष में वैसे ही संधि स्थल है, जहां एक जल तत्व की राशि जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन, हाँ, वो समाप्त होकर एक अग्नि तत्व की राशि शुरू होती है, जैसे मेष, सिंह, धनु। अच्छा, तो ये एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अस्थिर एनर्जेटिक व्हर्लपूल। वाह, ये समझने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल सही। तो इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों के साथ क्या होता है? माना जाता है कि उनकी जिंदगी में अचानक और बड़े बदलाव आते हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए नक्षत्र शांति पूजा का विधान है, जो असल में उस तीव्र ऊर्जा को शांत और दिशा देने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। मूल नक्षत्र के बारे में खास तौर पर जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये सबसे तीव्र माना जाता है। सोर्स के अनुसार इसके पहले चरण में जन्म पिता के लिए, दूसरे में माता के लिए और तीसरे में धन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अच्छा। हालांकि चौथा चरण बहुत शुभ माना जाता है। तो एक ही नक्षत्र के भीतर भी इतनी सूक्ष्मता है? जी, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो सार क्या निकलता है? हमने राशियों से शुरुआत की और नक्षत्रों की एक पूरी नई दुनिया की खोज की जो कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और गहरी है। हमने देखा कि ये कैसे हमारे व्यक्तित्व की परतें खोलता है, गण के जरिए हमारा मूल स्वभाव बताता है और गुण के जरिए हमारी प्रेरणा को। ये हमारी आत्मा के डीएनए की तरह काम करता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात, यह डीएनए सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी है। सही कहा। हर नक्षत्र का शरीर के एक अंग से जुड़ा होना और हमारी सेहत की कमजोरियों की तरफ इशारा करना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, यह हमारे कर्म, करियर की दिशा और यहाँ तक कि हमारी सहज प्रतिभाओं का भी खुलासा करता है। और आखिर में हमने देखा कि ये ज्ञान हमारे रिश्तों को समझने में भी मदद करता है, खासकर गण मिलान के जरिए, जो दो लोगों के बीच सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि उनकी मूल ऊर्जा के सामंजस्य को परखता है। बिल्कुल। तो इसका निष्कर्ष ये है कि नक्षत्रों को समझना सिर्फ भविष्य जानने के बारे में नहीं है, ये खुद को जानने का एक जरिया है। हाँ, ये अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपने जीवन के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने का एक टूल है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि हम ब्रह्मांडी डिजाइन का एक अनूठा हिस्सा है और अपने इस डिजाइन को समझकर हम अपनी जिंदगी को ज्यादा जागरूकता के साथ जी सकते हैं। एक और अवधारणा का उल्लेख है जिस पर हम आज गहराई से बात नहीं कर पाए, और वो है विंशोत्तरी दशा। इसके अनुसार जीवन की प्रमुख घटनाओं का समय नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा से निर्धारित होता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे छोड़ जाता है। क्या? अगर नक्षत्र हमारे जीवन का खाका है, हमारा आध्यात्मिक डीएनए है, तो क्या इन ग्रहों की दशाओं को समझना हमें जीवन के अलग अलग चरणों के लिए पहले से तैयार कर सकता है? क्या ये हमें जीवन की लहरों पर सिर्फ प्रतिक्रिया करने के बजाय उन पर सचेत रूप से सवारी करने का एक तरीका दे सकता है? ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। आज की चर्चा में बात करेंगे पंचांग के 27 योग के बारे में, जिसे जीवन की कॉस्मिक कोडिंग भी कह सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ दिन बस अब दुनिया जीत सकते हैं, मतलब ऊर्जा से भरे हुए? हाँ, और कुछ दिन बिस्तर से उठना भी एक जंग जैसा लगता है। बिल्कुल। या कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों में भविष्य को लेकर एक अजीब सी समझ, एक क्या कहते हैं सिक्स्थ सेंस कैसे होती? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मतलब हमारे अस्तित्व की कॉस्मिक कोडिंग का एक हिस्सा है। अच्छा। आज हम पंचांग के एक बहुत ही गहरे
लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले तत्व योग पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और हमारा मिशन यही समझना है कि ये 27 योग आखिर हैं क्या। ये सिर्फ खगोलीय गणनाएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी चेतना, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। यहाँ योग का मतलब योगा मैट पर किए जाने वाले आसन से बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष में योग का मतलब है जोड़ना या मिलन। किसका मिलन? सूर्य का, जो हमारी आत्मा या चेतना का प्रतीक है, हाँ। और चंद्रमा का, जो हमारे मन और भावनाओं का प्रतीक है। तो इन दोनों का आकाशीय मिलन जिस खास ऊर्जा को जन्म देता है, वही योग है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। योग हमारी चेतना को हमारी भावनाओं से जोड़ने वाला एक पुल है। लेकिन ये सिर्फ एक फिलॉसफी से बढ़कर है, इसमें गणित भी है। मुझे यहाँ एक सूत्र दिख रहा है, योग इज इक्वल टू सूर्य का देशांतर प्लस चंद्रमा का देशांतर 13 डिग्री 20 मिनट। हाँ, ये देखने में तो किसी साइंस क्लास का फॉर्मूला लगता है, खासकर ये 13 डिग्री 20 मिनट का आंकड़ा। ये कहाँ से आता है? ये बहुत सटीक लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती छुपी है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। अच्छा। वैदिक ज्योतिष में ना पूरे आकाश को 360 डिग्री के एक सर्कल के तौर पर देखा जाता है, जिसे 27 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ओके। और हर नक्षत्र ठीक 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अच्छा, तो ये सूत्र असल में ये माप रहा है कि सूर्य और चंद्रमा की मिली-जुली यात्रा ने कितने नक्षत्रों को पार कर लिया है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के नक्शे पर आपकी स्थिति का पता लगाना है। एकदम सही। ये सूत्र सिर्फ एक संख्या नहीं निकालता, ये मापता है कि किसी व्यक्ति का मन उसकी आत्मा के साथ कितने सामंजस्य में है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। ज्योतिष को वेदांगों में नेत्र यानी आंखें माना गया है। आंखें? हाँ, और भारतीय विद्या भवन के संस्थापक और ज्योतिष गुरु के.एन. राव जैसे दिग्गजों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सटीक गणित के बिना ज्योतिष की भविष्यवाणियां अधूरी हैं। योग उसी गणित का वो सेंसर है जो हमारे जीवन की क्वालिटी, हमारी ऊर्जा के पैटर्न को मापता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इन 27 योगों में से 2 ऐसे हैं जिन्हें वो ऊर्जा का ब्लैक होल कहता है, व्यतिपात जो 17वां योग है और वैधृति जो 27वां है। ये सुनने में बहुत गंभीर और थोड़ा डरावना भी लगता है। अगर ये ऊर्जा के ब्लैक होल है तो जो व्यक्ति इनमें जन्म लेता है उसका क्या होता है? क्या उसकी पूरी जिंदगी की ऊर्जा ही खिंच जाती है? ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। देखिए, निराशाजनक एक नजरिया है। ऐसे व्यक्ति ब्लैक होल में जन्म नहीं लेते, बल्कि वे खुद एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली के साथ जन्म लेते हैं जो उस ब्लैक होल को संभाल सके। अच्छा, मतलब वो उसे संभालने के लिए ही बने हैं। एक तरह से हाँ, उनका बचपन संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक ट्रेनिंग की तरह है। व्यतिपात योग में जन्मे लोगों का बचपन अक्सर मुश्किलों भरा होता है, लेकिन यही बाधाएं उन्हें बाद की जिंदगी में दुखों को सुख में बदलने की एक अद्भुत क्षमता देती हैं। मतलब वो एक तरह से ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वैधृति योग, क्या वो भी ऐसा ही है? वैधृति योग जीवन में बहुत अस्थिरता, एक तरह की बेचैनी लाता है, लेकिन यही अस्थिरता व्यक्ति को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि वह जीवन के किसी भी तूफान को झेल सके। उनकी वो जो रिजिलियंस है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए स्रोत इन योगों को सिर्फ अशुभ कहकर नहीं छोड़ता, वो इन्हें कॉस्मिक रेड अलर्ट कहता है। कॉस्मिक रेड अलर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? एक 60 घटी के नियम का जिक्र है। घटी समय की एक पारंपरिक भारतीय इकाई है। एक घटी मतलब लगभग 24 मिनट। ओके, 24 मिनट। तो 60 घंटी का मतलब हुआ पूरे 24 घंटे। नियम यह है कि जब व्यतिपात या वैधृति योग चल रहा हो, तो उस पूरे 24 घंटे के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, यानी कोई भी शुभ या नया काम, जैसे शादी, गृह प्रवेश, हाँ, या कोई बड़ी बिजनेस डील करने की पूरी मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शुरू किए गए काम की ऊर्जा उस ब्लैक होल में समा जाती है और उसका नतीजा नहीं मिलता। ये तो कमाल है। मतलब ज्योतिष सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में नहीं, बल्कि समय की क्वालिटी के बारे में भी बता रहा है। बिल्कुल। और ये इससे भी आगे जाता है। जन्म का योग किसी के शरीर पर भी अपने निशान छोड़ सकता है। ये तो ज्योतिष को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। क्या इसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, और ये ज्योतिष के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित कर सकती है। स्वधाद्य योग
अच्छा, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये भाग्य और समृद्धि से जुड़ा है। सौभाग्य। हाँ, इस योग में जन्मे व्यक्ति के हाथ पैरों पर कुछ विशेष शुभ चिन्ह जैसे कमल, शंख या कुछ खास रेखाएं हो सकती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खास बात है। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि ऐसे लोग अक्सर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर सफलता पाते हैं। अच्छा, उनकी किस्मत घर से दूर चमकती है। हाँ, अब इसकी तुलना एक दूसरे योग से करते हैं, गंड योग। गंड का मतलब होता है गांठ या बाधा। ओके। स्रोत के अनुसार इस योग में जन्मे लोगों का कद अक्सर औसत से छोटा और सिर का आकार शरीर के अनुपात में थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनमें शारीरिक शक्ति कमाल की होती है। तो आप देख रही हैं ऊर्जा कैसे अलग अलग तरीकों से शरीर पर अपनी छाप छोड़ रही है। बिल्कुल। हाँ, एक तरफ सूक्ष्म शुभ चिन्ह है और दूसरी तरफ शरीर की बनावट में ही एक खास पैटर्न। क्या कुछ और योगों के भी ऐसे लक्षण बताए गए हैं? जी, 2 और दिलचस्प उदाहरण है। एक है शोभन योग, जिसका अर्थ है सुंदरता या आकर्षण। शोभन। इस योग के लोग कलात्मक और दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन उनके नेचर में हल्का सा एग्रेशन, एक तेज धार भी छिपी होती है। अच्छा। और एक है सूक्ष्म योग। सुकुमार यानी बहुत कोमल। इसमें जन्मे लोग स्वभाव से बहुत सरल, दयालु और धार्मिक होते हैं। इनका भाग्य व्यापार और परोपकार में चमकता है। तो अब तक हमने चुनौतीपूर्ण योग देखे जिन्हें ब्लैक होल कहा गया, और कुछ ऐसे योग देखे जिनका असर शरीर पर भी दिखता है। पर क्या कुछ ऐसे योग भी हैं जिन्हें नए काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक तरह की ग्रीन लाइट? बिल्कुल, इन्हें हम सफलता की शुभ त्रिमूर्ति कह सकते हैं। शुभ त्रिमूर्ति। हाँ, अगर कोई नया काम शुरू करना हो या किसी जरूरी काम के लिए सही समय चुनना हो, तो इन योगों का समय देखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इस त्रिमूर्ति का पहला हिस्सा कौन सा है? पहला है सिद्ध योग। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा कि ये सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि किसी भी हुनर में महारत या सिद्धि हासिल करने का योग है। अच्छा, सिद्धि। ये व्यापारिक सौदों, कोई नया स्किल सीखने या किसी मंत्र की सिद्धि के लिए एकदम सही समय है। सही है। तो सिद्ध योग आपको कैसे करना है कि शक्ति देता है, तो बाकी 2 योग क्या देते हैं? बिल्कुल, इसी त्रिमूर्ति के दूसरे 2 हिस्से हैं ब्रह्म और इंद्र। जहां सिद्ध योग आपको कैसे करना है कि शक्ति देता है, वहीं ब्रह्म योग आपको क्या करना है का ज्ञान और अंतर्दृष्टि देता है। क्या करना है? हाँ, ब्रह्म का मतलब ही है ब्रह्मांडीय चेतना या परम ज्ञान। तो जब मन और आत्मा इस योग में मिलते हैं, तो ये एक तरह का कॉस्मिक डाउनलोड चैनल खोल देता है, ज्ञान, अंतर्दृष्टि और रचनात्मक विचारों के लिए। मतलब वो आहा मोमेंट। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उस आहा मोमेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जब कोई मुश्किल समस्या अचानक सुलझ जाती है। सिद्ध यानी महारत, ब्रह्म यानी ज्ञान। तो फिर इंद्र किस चीज का प्रतीक है? इंद्र देवों के राजा हैं, सत्ता और प्रभुत्व का प्रतीक। तो इंद्र योग नेतृत्व, अधिकार और सम्मान से जुड़ा है। कोई बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेना हो, चुनाव लड़ना हो या किसी ऊंचे पद पर ग्रहण करना हो, तो उसके लिए ये सबसे शक्तिशाली योग माना गया है। तो सिद्ध, ब्रह्म और इंद्र, ये तीनों मिलकर महारत, ज्ञान और सत्ता की शुभ त्रिमूर्ति बनाते हैं। एकदम सही। मुझे ये विचार बहुत पसंद आ रहा है कि कोई भी योग पूरी तरह बुरा नहीं होता, बल्कि हर एक ऊर्जा का एक अलग रूप है। कुछ योग तो एक तरह से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। हाँ, विषकुंभ और अतिगंड जैसे कुछ और चुनौतीपूर्ण योगों का जिक्र है। उनके बारे में क्या कहा गया है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़कर देखें तो ज्योतिष का सार ही यही है, चुनौतियां ही विकास का रास्ता बनाती हैं। विषकुंभ योग का नाम ही है विष का घड़ा। ये नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन स्रोत कहता है कि इसमें जन्मे व्यक्तियों के पास भविष्य को देख लेने वाली अद्भुत अंतर्दृष्टि होती है। अच्छा। जैसे शिव ने विष पीकर दुनिया को बचाया, वैसे ही ये लोग जीवन के कड़वे सच को पचाकर उसे ज्ञान में बदल देते हैं। क्या इसका भी कोई शारीरिक लक्षण बताया गया है जैसा बाकी योगों का था? हाँ, चलते समय इनका शरीर एक तरफ थोड़ा झुका हुआ या लीन करता हुआ महसूस हो सकता है। अरे, ये तो बहुत ही खास पहचान है जो शायद हर किसी को नजर भी ना आए। बिल्कुल। और अतिगंड योग के बारे में क्या? उसका नाम भी बड़ी बाधा जैसा लगता है। अतिगंड योग का मतलब ही है बहुत सारी गांठें या बाधाएं। ये योग जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों का प्रतीक है। लेकिन यहाँ ऊर्जा का एक बहुत ही सुंदर रूपांतरण होता है। स्रोत बताता है कि जब जीवन के सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं,
तो ऊर्जा नए रास्ते तलाशती है। अच्छा। यही संघर्ष व्यक्ति को ललित कलाओं यानी फाइन आर्ट्स, संगीत और सिनेमा की ओर ले जाता है। ये योग उस व्यक्ति की ऊर्जा को एक महान कलाकार बनाने की दिशा में मोड़ देता है। कई महान कलाकारों की कुंडली में ऐसे चुनौतीपूर्ण योग पाए जाते हैं जो उनकी रचनात्मकता का स्रोत बनते हैं। तो इस सारी जानकारी का सार क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि पंचांग के ये 27 योग हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी अव्यवस्थित या केवल इत्तेफाक नहीं है। सही बात है। हर दिन की एक अपनी ऊर्जा है, एक अपना चरित्र है जो सूर्य और चंद्रमा की आकाशीय जुगलबंदी से तय होता है। बिल्कुल, ये अपनी प्राकृतिक शक्तियों और कमजोरियों के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। ये समझने जैसा है कि आज का दिन तेजी से आगे बढ़ने का है या थोड़ा रुककर योजना बनाने का। जब आप अपने ऊर्जा को दिन की ऊर्जा से मिला लेते हैं तो जीवन को बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। मतलब ये अंधविश्वास नहीं है, ये तो एक तरह से अपनी जन्म कुंडली और रोजमर्रा के जीवन में छिपे हुए इस कॉस्मिक कोड को समझने का एक विज्ञान है। सही कहा। जब कोई इस कोड को समझ लेता है तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके प्रवाह के साथ बहना शुरू कर देता है। यह जीवन की नदी में लहरों से लड़ने की बजाय तैरना सीखने जैसा है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, यदि जन्म के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हमारे जीवन के लिए एक कॉस्मिक कोड निर्धारित करती है, तो उस कोड को समझना सिर्फ रास्ते का अनुमान लगाने में ही नहीं बल्कि उस रास्ते की चुनौतियों को अपनी ताकत बनाने और सही अवसरों का पूरा लाभ उठाने में सक्रिय रूप से कैसे मदद कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जन्म कुंडली के इस छिपे योग को पहचान कर अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए? कमेंट में अवश्य लिखें। आज पंचांग के अंतिम अंग अर्थात करण की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि करण का हमारी दैनिक दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हमारी इस चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए। जब भी हम अपने भविष्य या अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग फौरन राशि या नक्षत्र पर जाकर अटक जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसा गुप्त सूत्र भी है जो ये बताता हो कि हम काम कैसे करते हैं? हमारी क्या कहते हैं एक्शन लेने की पावर कहाँ से आती है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा लेकिन कम चर्चित हिस्सा सामने आता है जिसे करण कहते हैं। करण जी, ये पंचांग के 5 जरूरी अंगों में से एक तो है, पर ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, तो आज इसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। हाँ। हम पंचांग के बाकी अंग तो जानते ही हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग। तो फिर ये करण इतना खास क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर तिथि हमारे मन की स्थिति को मतलब हमारी मेंटल स्टेट को दिखाती है, हाँ, तो करण उस असली ताकत और ऊर्जा का प्रतीक है जिससे हम किसी काम को हकीकत में अंजाम देते हैं। ये हमारी एग्जीक्यूशन पावर है। वाह, मतलब ये ख्यालों और हकीकत के बीच का पुल है। एकदम सही। तो ये सिर्फ कैलेंडर का कोई हिसाब किताब नहीं है बल्कि ये हमारी काम करने की क्षमता का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो आज का मिशन साफ है, ज्योतिष की छिपी हुई कड़ी को समझना और ये जानना कि ये हमारे करियर और हमारे असल स्वभाव से कैसे जुड़ी है। और शायद ये भी कि क्यों कुछ लोग किसी खास काम में इतनी आसानी से कामयाब हो जाते हैं जैसे वो काम उन्हीं के लिए बना हो। तो फिर चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये करण आखिर है क्या? इसके पीछे का विज्ञान, इसका गणित क्या है? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो करण एक तिथि का आधा हिस्सा होता है। आधा हिस्सा? जी, इसका एक सीधा सा खगोलीय गणित है। जब आसमान में सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी में 6 डिग्री का फर्क आता है तो एक करण पूरा हो जाता है। अच्छा, 6 डिग्री, और एक तिथि तो 12 डिग्री की होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर तिथि में 2 करण हुए, एक पहले हिस्से में और दूसरा दूसरे हिस्से में। एकदम सही पकड़ा आपने। अब तकनीकी रूप से देखें तो कुल 11 तरह के करण होते हैं और इन्हें 2 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है। 2 ग्रुप? अच्छा, वो कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप है चर करणों का, मतलब मूवेबल। चर? जी, इनकी संख्या 7 है। इनके नाम हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्ठी। ये तो काफी नाम है। हाँ, और ये एक महीने में 8-8 बार आते जाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें चर कहते हैं। ठीक है, ये तो हुए जो बार बार आते हैं। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा है स्थिर करणों का, यानी फिक्स्ड। ये सिर्फ 4 है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुग्न। सिर्फ 4? जी, और ये खास इसलिए है क्योंकि ये महीने में सिर्फ एक बार आते हैं, वो भी बहुत खास तिथियों पर,
इसलिए इनका असर बहुत गहरा और अनोखा होता है। अच्छा, यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो रही है। किसी का नेचुरल टैलेंट या करियर की जो कॉलिंग होती है वो उसके जन्म के करण में छिपी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि कुछ करण सीधे सीधे बिजनेस या लीडरशिप से जुड़े होते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। हर करण की अपनी एक ऊर्जा है, अपने देवता हैं और एक ग्रह है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि इंसान किस तरह का काम सबसे बेहतर ढंग से करेगा। जैसे अगर हम लीडरशिप की बात करें तो बव करण सामने आता है। बाव, इसका क्या मतलब है? बव करण का प्रतीक है सिंह। सिंह, शेर। जी, तो जाहिर है इस करण में जन्मे लोग शेर की तरह स्वतंत्र होते हैं, साहसी होते हैं, लीडर होते हैं। इन्हें किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं आता। अपना रास्ता खुद बनाने वाले। बिल्कुल। इसीलिए ये लोग बिजनेस, सेना या एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पदों पर पहुंचते हैं, जहां वो फैसले ले सकें। इनके जो अधिपति हैं, मतलब जो देवता हैं, वो इंद्र और विष्णु हैं, और ग्रह है सूर्य, जो खुद नेतृत्व का प्रतीक है। ये तो कमाल है। तो ये हुआ लीडर। लेकिन बिजनेस जहां लेन देन और मैनेजमेंट की जरूरत होती है, उसके लिए भी कोई खास कारण है? हाँ, उसके लिए है वाणिज्यकरण। वाणिज्य? हाँ, नाम से ही साफ है, वाणिज्य यानी व्यापार। वाणिज्य, हाँ। इसकी अधिपति खुद देवी लक्ष्मी है और ग्रह है शुक्र, जो धन और वैभव का कारक है। इस करण वाले लोगों में व्यापार की, बैंकिंग की, निवेश की एक पैदाइशी समझ होती है। इनका माइक्रो मैनेजमेंट देखने लायक होता है। मतलब ये हमारी काम करने की शैली का पूरा खाका तैयार कर रहा है। कोई पैदाइशी लीडर है तो कोई पैदाइशी मैनेजर। पर क्या सभी करण सिर्फ ताकत और पैसे से जुड़े हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो सेवा या ज्ञान की तरफ ले जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल है। जैसे बाल्व करण, इसके अधिपति स्वयं ब्रह्मा है, जो ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। अच्छा। और ग्रह है चंदना, जो मन और सेवा का प्रतीक है। तो इस करण वाले लोगों का झुकाव स्वाभाविक रूप से शिक्षा, चिकित्सा या धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार की तरफ होता है। ये दूसरों की मदद करके एक तरह का सुकून महसूस करते हैं। और आपने एक तैतिल करण का भी जिक्र किया था, उसकी ऊर्जा कैसी होती है? तैतिल करण की ऊर्जा मैनेजमेंट और निर्माण से जुड़ी है। इसके देवता हैं विश्वकर्मा, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। हाँ, बिल्कुल। और ग्रह है बुध, जो बुद्धि का कारक है। इसीलिए इस करण की ऊर्जा लोगों को सरकारी नौकरी, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट जैसे कामों की ओर खींचती है, जहां एक ढांचे के भीतर बुद्धि का इस्तेमाल करना हो। तैतिल करण का प्रतीक गधा बताया गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इतनी शक्तिशाली चीजों के लिए गधे का प्रतीक? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। गधा असल में पवित्र धैर्य का प्रतीक है। पवित्र धैर्य? जी, ये दिखाता है कि इस करण के लोग बिना थके लगातार मेहनत करके ही सम्मान और पुरस्कार पाते हैं। उनमें गजब की सहन शक्ति होती है। ये जो पशु प्रतीक है ना, ये असल में हमारे अचेतन मन के काम करने का तरीका बताते हैं। अच्छा, तो जैसे बव का सिंह लीडरशिप दिखाता है, वैसे ही दूसरे प्रतीकों के भी मतलब हैं। जैसे आपने गर करण बताया था, बिल्कुल, इसका प्रतीक हाथी है। बिल्कुल। गर करण का प्रतीक हाथी है और इसकी देवता भूमि देवी है। हाथी के तरह ये लोग धैर्यवान होते हैं, अनुशासित होते हैं और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं। जमीन से जुड़े हुए? एकदम। ये जमीन से जुड़े कामों जैसे खेती या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सफल होते हैं। इसी तरह कौलव करण का प्रतीक शुकर है, जो सामाजिकता और परिवार के प्रति वफादारी दिखाता है। ये लोग पारिवारिक बिजनेस या समाज सेवा में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे करण काफी हद तक सकारात्मक लग रहे हैं। कोई लीडरशिप के लिए है, कोई व्यापार के लिए, कोई सेवा के लिए। लेकिन एक करण ऐसा है जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, विष्टिकरण। हाँ, भद्रा। जी, जिसे हम आम भाषा में भाद्रा कहते हैं। हाँ, और ये डर बेवजह नहीं है। आमतौर पर भद्रा को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी शुभ काम जैसे शादी या गृह प्रवेश करने से मना किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ज्योतिष के अनुसार जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, तो वो शुभ कामों में अड़चने पैदा करती है। ये हमेशा अशुभ नहीं होती, बल्कि इसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। बिल्कुल, और यही तो समझने वाली बात है। ऊर्जा कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, बस उसका स्वभाव अलग होता है। विष्टिकरण की ऊर्जा संघर्ष की, चुनौती की और जोखिम उठाने की ऊर्जा है। ओह, अच्छा। इसके अधिपति हैं यम, यानी मृत्यु के देवता, और ग्रह है शनि, जो कर्म और न्याय का कारक है। यम और शनि, ये तो बहुत ही भारी कॉम्बिनेशन है।
तो ये विनाशकारी ऊर्जा कहाँ आती है? ये उन कामों में काम आती है जहां कुछ पुराना खत्म करके नया बनाना हो या जहां बहुत ज्यादा हिम्मत और जोखिम की जरूरत हो। विष्टीकरण में जन्मे लोग दवाइयों के निर्माण मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उनके रिटेल व्यापार में बहुत नाम कमाते हैं। अच्छा, मतलब जहां जीवन और मृत्यु का संघर्ष हो वहां ये ऊर्जा एक हथियार बन जाती है। सही पकड़ा आपने। इसके अलावा मुश्किल कोर्ट केस जीतने, दुश्मन पर विजय पाने या खतरनाक सैन्य अभियानों के लिए ये ऊर्जा एक वरदान की तरह है। ये उन लोगों के लिए है जो तूफान से खेलने का जिगर रखते हैं। वाकई ये तो भद्रा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, पूरी सोच बदलने वाली बात है। जी, तो हमने आमतौर पर आने वाले चरकरणों को समझ लिया और उस एक करण को भी जिसे गलत समझा जाता है। अब उन दुर्लभ और खास करणों की बात करते हैं जो आपने शुरू में बताए थे, स्थिर करण। हाँ, ये चारों स्थिर करण शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न ये महीने के आखिर में आते हैं और क्योंकि ये सिर्फ एक बार आते हैं, इनमें जन्मे लोग भी खास होते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ पैसा कमाने या दुनियावी सफलता तक सीमित नहीं होता, वो जीवन में कुछ गहरा मतलब खोजते हैं। तो इनमें से कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे नागकरण, इसके अधिपति नागदेव और ग्रह राहु हैं। राहु तो खुद ही रहस्य का प्रतीक है। इसीलिए नागकरण की ऊर्जा रिसर्च, खोज और गूढ़ विद्याओं के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। रहस्यमयी चीजें। हाँ, इन लोगों की दिलचस्पी छिपी हुई रहस्यमयी चीजों को बाहर निकालने में होती है। ये लोग माइनिंग, मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान या किसी भी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमाल कर सकते हैं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जाना है जो नागकरण में जन्मी थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पर मन नहीं लगा। आज वो पुरातत्व विभाग में काम करती हैं और पुरानी दबी हुई चीजों को खोजने में उन्हें जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिली। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। और नाग के ठीक विपरीत कोई ऐसा करण भी है जो समाज सेवा या परोपकार से जुड़ा हो? बिल्कुल, वो है आखिरी स्थिर करण किंस्तुघ्न। किंस्तुघ्न जी, इसका प्रतीक कीट मकोड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहते हैं। इसके देवता वायु और कुबेर हैं। ये पूरी तरह से परोपकार और जनसेवा की ऊर्जा है। इस करण में जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाते हैं। ये बड़े चैरिटी वाले काम करते हैं और समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। और बाकी दो स्थिर करण रह गए, शकुनी और चतुष्पद। शकुनी, जिसका प्रतीक पक्षी है, वो न्याय और विवाद सुलझाने की अद्भुत क्षमता देता है। ऐसे लोग बेहतरीन वकील या मध्यस्थ मतलब मीडिएटर बन सकते हैं। अच्छा। और चतुष्पद यानी चार पैरों वाला जानवर, वो पशुओं के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम और सेवा का भाव देता है। ये लोग पशु चिकित्सक या एनिमल वेलफेयर में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सफलता असल में अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को पहचान कर उसके साथ तालमेल बिठाने में है। मतलब अगर किसी को अपने काम में लगातार संघर्ष महसूस हो रहा है, उसे रोज लड़ना पड़ रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि वो अपनी पैदाइशी करण ऊर्जा के खिलाफ तैर रहा हो या तैर रही हो। मतलब जीवन का संघर्ष एक सहज बहाव में बदल सकता है अगर हम अपनी ऊर्जा के सीक्रेट कोड को समझ लें। ये अपनी नेचुरल ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा देने जैसा है। जी, जब कोई अपनी मूल ऊर्जा के साथ काम करता है तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वो पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप जी रहे होते हैं। संघर्ष की जगह जीवन में एक प्रवाह आ जाता है। तो आज की ये गहरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या करियर में आने वाली चुनौतियां और मुश्किलें सिर्फ हमारी काबिलियत की कमी में, या ये बस उस सूक्ष्म ऊर्जा के खिलाफ तैरने का नतीजा है जिसमें हमारा जन्म हुआ था?